गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, हमने हिस्ट्री का 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पर हम बात कर रहे थे 1857 से लेकर या 1870 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड के बारे में बात। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आधिपत्य दोबारा से री इस्टेब्लिश कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्ट के माध्यम से हमारे देश के ऊपर एक तरीके से अपनी सत्ता को आप कह सकते हो हमारे सबके ऊपर कंट्रोल साबित कर लिया था। 1878 के अंदर उन्होंने आर्म्स एक्ट लागू किया। ऐसे ही 1878 के अंदर वर्नाकुलर पेस एक्ट लागू किया। इन सब एक्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया, कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया पूरी, आप कह सकते हो ह्यूमन सोसाइटी, सॉरी पूरी इंडियन सोसाइटी के ऊपर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है। आज जितना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, उतने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट जो प्रयास थे जो अलग अलग पीपल के द्वारा किए गए, जहां पर हमने 1885 के अंदर देखा कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट हुई। तो अभी तक के टाइम पीरियड में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि महात्मा गांधी कहां पर आते हैं। अब हम यहां पर जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। मीन्स महात्मा गांधी का आगमन कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, इट इज इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी एमर्ज एज अ मास लीडर। ठीक है। अब 1914 के दौरान में अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, अगर मैं 1914 टाइम पीरियड की बात करता हूं तो 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, वो टाइम पीरियड हमारा है वर्ल्ड वार का। वर्ल्ड वार की वजह से हमारे देश के अंदर इकोनॉमिकल एंड हर एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वो हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं, मींस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर टैक्स लगाने के बाद वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी करते हैं सोल्जर्स की। ठीक है। तो अभी तक महात्मा गांधी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। आज हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी एज ए मास लीडर के रूप में कैसे आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Now we'll discuss about Gandhiji at the age of the 46 arrived in India in 1915 from South Africa. 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपना एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की थी अगेंस्ट अपार्थिड। अपार्थिड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है। अपार्थिड जो है, इट वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड इट इज अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी। तो साउथ अफ्रीका के अंदर से वो वापस इंडिया में 1915 में आते हैं और 1915 के अंदर वो क्या करेंगे, 3 मूवमेंट्स जो कि छोटी छोटी मूवमेंट होगी वो स्टैब्लिश शुरू करेंगे। जब वो मूवमेंट सक्सेसफुल होंगी तो उन मूवमेंट के बाद ऑल ओवर इंडिया में पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी जैसा भी कोई एक फ्रीडम फाइटर हमारे इंडिया में है। तो 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं एंड हैविंग लेड इंडियंस इन दैट country in non-violent marches against racist restriction. He was already a respected leader known internationally. His South African campaigns had brought him in contact with the different type of Indians: Hindu, Muslim, Parsi, Christians, Gujarati, Tamil, North Indians, and some upper caste of merchant, lawyers, and workers. If we think about Mahatma Gandhi, जब वो 1915 के अंदर उन्होंने अपनी रेसिस्ट, आप कह सकते हो अपनी पॉलिसी चलाई थी अपार्थाइड के खिलाफ, तो उस वक्त इंडिया के बहुत सारे व्यक्तियों के कॉन्टेक्ट में वो आ चुके थे और इंडिया के बहुत सारे व्यक्ति उनको जानने लगे थे। नाउ लेट्स थिंक अबाउट महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and the overall situation, जो कि हमारे इंडिया में शुरुआत थी। मीन्स 1915 में जब वो इंडिया में वापस लौटे, शुरुआती दौर में उन्होंने क्या किया, शुरुआती दौर में केवल वो इंडिया के अंदर घूमे, इंडिया के अंदर किस प्रकार की सिचुएशन है, पीपल की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, शुरुआती दौर में उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को देखा। His earliest intervention वर इन अ लोकल मूवमेंट इन चंपारण। और तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, 3 मूवमेंट स्टार्ट की। पहली मूवमेंट 1916 में चंपारण में की। चंपारण के अंदर क्या थी बता देता हूं। उसके अंदर 1916 में उन्होंने चंपारण के अंदर मूवमेंट की। चंपारण के अंदर इंडिगो रिबिलियन की गई। ठीक है। वहां पर एक सिस्टम था कि जो फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, इंडिगो क्रॉप उगानी होती थी, वो कॉन्ट्रैक्टर को देते थे। वो बड़ा एक ओप्रेसिव मैटर था, जिसकी वजह से जो चंपारण के फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो वहां पर 1916 में वो क्या करते हैं, इंडिगो रिबेलियन शुरू करते हैं। और उस इंडिगो रिबेलियन के माध्यम से अगर हम बात करते हैं
इंडिगो रिबेलियन के उस इंडिगो रिबेलियन के माध्यम से उसको वो सक्सेसफुल, इंडिगो रिबेलियन को सक्सेसफुल करती है। ठीक है, ये था 1916 में चंपारण के अंदर। सेकंड वो 1917 में खेड़ा के अंदर करते हैं। खेड़ा एक गुजरात के अंदर प्लेस है, जहां पर क्या था, जहां पर जो फार्मर्स थे वहां पर उनके ऊपर टैक्स लगाया गया था, बट उनकी क्रॉप किसी वजह से फेल हो चुकी थी, तो दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्स। तो वहां पर टैक्स को माफ कराने के लिए 1917 में एक तरीके से मूवमेंट चलाई गई और वो भी सक्सेसफुल रही। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट 1918 में अहमदाबाद में स्टेब्लिश की कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प के लिए। ठीक है, तो कॉटन मिल वर्कर्स की वेजेस को इंक्रीज करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया और इट वाज आल्सो यू कैन से सक्सेसफुल। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने 1916, 17 एंड 18 इनके अंदर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद इनके अंदर कुछ सक्सेसफुल सत्याग्रह किए नॉन वायलेंट मेथड से, जिसकी वजह से वो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल इन सब के कॉन्टेक्ट में आए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं तो वो एक तरीके से इंडियन हिस्ट्री के अंदर एमर्ज हुए एज ए लीडर के रूप में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड फ्रॉम 1919 टू 1922 की, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट थी उनको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए कि 1915 में महात्मा गांधी कहां से आए, साउथ अफ्रीका से वापस आए। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की, एक नॉन वायलेंट मेथड से अचीव किया। उसके बाद जो इंडिया में आए तो उन्होंने 3 मूवमेंट स्टार्ट की। पहली मूवमेंट थी इंडिगो रिबेलियन इन चंपारण इन 1916। सेकंड जो आप कह सकते हो प्रोटेस्ट था या सेकंड जो सत्याग्रह था वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या गुजरात के अंदर 1917 के अंदर, जहां पर जो पीजेंट्स थे ड्यू टू क्रॉप फेलियर दे वर नॉट एबल टू यू कैन से पे द रिवेन्यू, तो रिवेन्यू के लिए को बचाने, रिवेन्यू को माफ कराने के लिए वहां पर मूवमेंट चलाई एंड इट वाज सक्सेसफुल आल्सो। देन इन 1918 अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स की वेजेस को इंक्रीज कराने के लिए स्ट्राइक की गई एंड इट वाज आल्सो यू कैन से सक्सेसफुल। अब बात आती है 1919 से लेकर 1922 तक के टाइम पीरियड की, वहां पर देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोलेक्ट सत्याग्रह। अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो स्टूडेंट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि रोलेक्ट सत्याग्रह क्या होता है। 1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, उसका नाम दिया गया है रोलेक्ट एक्ट। 1919 में वो पास कर दिया जाता है और उस रोलेक्ट एक्ट के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट रोलेक्ट एक्ट द पुलिस गोट अनोर्मियस पावर। ठीक है, उससे पुलिस को अनोर्मियस पावर मिल जाती है और अनोर्मियस पावर का क्या यूज करते हैं, अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो उसे बिना किसी ट्रायल मींस बिना किसी जज के सामने पेश किए 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ठीक है, जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, केवल डाउट के आधार पे, केवल शक के आधार पे, केवल सस्पेक्ट के आधार पे वो उन्हें कर सकते हैं। वो एक्ट जो था वो रोलेक्ट एक्ट था और इसके खिलाफ क्या किया गया, रोलेक्ट सत्याग्रह किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज थी, तो 1919 के अंदर क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ रोलेक्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो शुरू की जाती है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड, जो ब्रिटिश सरकार ने अभी पास किया है। अब अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट curbed the fundamental rights such as freedom of expression and strengthened the police power। पुलिस पावर जो है उसको मजबूत कर दिया। Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, and other people, they felt that the government had no right to restrict people's basic freedom। उन्होंने कहा कि पीपल की जो बेसिक फ्रीडम है वो किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। इवन दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज अ डेलिविश, ठीक है, टायरनिकल। उन्होंने क्या किया, दे क्रिटिसाइज द एक्ट, उन्होंने इस एक्ट को आप कह सकते हो विभिन्न तरीके से कि भाई गवर्नमेंट की आतंकी तरीका है या एक डेविल नेचर है, डेविल नेचर है, इस तरीके से उनको आप कह सकते हो काला कानून कहकर इसको क्रिटिसाइज किया। गांधी asked the Indian people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, a day of humiliation and prayer, and you can say हड़ताल। अब महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि 6 अप्रैल को हड़ताल की जाएगी इसके खिलाफ। सत्याग्रह सभा वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। अब इसके लिए सत्याग्रह सभा का निर्माण किया गया ताकि इसके खिलाफ मूवमेंट की जा सके। ठीक है, नाउ the Rolex Satyagraha turned out to be the first all India struggle against British government
although it was largely restricted just only cities. अगर मैं रोलेट सत्याग्रह की बात करता हूं, अब तक जो मूवमेंट चलाई गई थी 1857 से लेकर आज तक की जो मूवमेंट थी, वो सारे की सारी मूवमेंट केवल छोटे से लेवल तक ही सीमित थी। रोलेट जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह जो था, ये एक मास मूवमेंट या एक मास स्ट्रगल था जो ऑल ओवर इंडिया में हुआ। ठीक है, यद्यपि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, इट वाज जस्ट ओनली लिमिटेड सिटीज, केवल ये सिटीज तक लिमिटेड था, बट फिर भी ये एक ऑल इंडिया स्ट्रगल था। In April 1919, there were a number of demonstration and you can say strike and hartals in the different part of the country, and the government used brutal steps to suppress them. मीन्स आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने उसे दबाने के लिए हर एक प्रकार का भरसक प्रयत्न किया, इवन ब्रूटल से ब्रूटल जो मेथड्स थे वो यूज किए इन सब चीजों को दबाने के लिए। और उन्हीं चीज में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, जलियांवाला बाग मैसेकर इट वाज हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अब थोड़ा सा जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया क्या, रोलेट सत्याग्रह। भाई रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है एक नॉन वायलेंट मेथड से। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जो अमृतसर का एरिया था, अमृतसर सिटी का एरिया जो था, उसके अंदर मार्शल लॉ लागू हो जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर के अंदर। अब अगर मैं 13 अप्रैल की बात करता हूं, इट वाज अ बैसाखी डे, वो एक बैसाखी डे था। और जो अमृतसर का आप कह सकते हो, जो अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है, वहां पर क्या किया गया, वहां पर मेला लगा हुआ था। अब मैक्सिमम पीपल जो थे वो आसपास के गांवों से आए थे, एंड दे डिड नॉट अबाउट द मार्शल लॉ विच वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश इन अमृतसर। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, वो जस्ट ओनली बैसाखी मेले को अटेंड करने के लिए आए थे। बाकी कुछ थोड़े से ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप था जो कि आप कह सकते हो नॉन वायलेंट मेथड से स्ट्राइक के रूप में वहां पर बैठा था। अब जनरल डायर क्या करते हैं, जनरल डायर जो सिंगल एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं और कंटिन्यूटी में ओपन फायर का आदेश देते हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां पर मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा है या आप कह सकते हो लेडी है या किसी भी उम्र का व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति मारा जाता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर कर देती है। ठीक है, इसकी खबर जो है वो चारों तरफ फैलने लग जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति जो है वो सड़कों पे उतर आते हैं, लाहौर, अमृतसर, इन सब चीजों के अंदर। इवन अगर मैं बात करता हूं, इस मैसेकर की वजह से हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो भी खुश नहीं थे। इस आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पेन और एंगर को शो करने के लिए उनके पास आप कह सकते हो एक टाइटल दिया था नाइटहुड का, वो टाइटल भी वो छोड़ देते हैं। दिस टाइटल वाज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए वो उसको त्याग देते हैं कि भाई मैं इस टाइटल को नहीं लूंगा। तो इस तरीके से ये था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट। Now, during the Rolex Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu Muslim were united in the fight against British rule. अब रोलेक्स सत्याग्रह के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होकर इस चीज के लिए प्रयास करें। So this was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as the land of all people who lived within the country, whether that person belonged to Hindu, Muslim, and any other religion. It doesn't matter, it did not matter. This country belongs to them, so everybody has to participate in it. Okay? He was keen that Hindu and Muslim support each other in any just cause. वो किसी तरीके से करे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट करे और उसके माध्यम से ही आप कह सकते हो, उसके माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बट हिंदू और मुस्लिम की आप कह सकते हो मूवमेंट का अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा नहीं हो रहे थे, क्योंकि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था और मुस्लिम लीग का निर्माण, जो पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ था, वो केवल क्या हुआ था, मुस्लिम पीपल को के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था। बात ये चली थी, जिसकी वजह से जो गैप था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, इट वाज वाइडेंड, वो लगातार गहरा होता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। महात्मा गांधी ने ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि जब तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं कर सकते, और ये अपॉर्चुनिटी महात्मा गांधी को मिल जाती है।
मिलती कैसे हैं? वो मिलेगा खिलाफत एगिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के माध्यम से। इनके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड था, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो ब्रिटेन की वर्ल्ड पावर थी वो जीत जाती है, और जो जर्मनी वगैरह की पावर थी वो हार जाती है, जिसकी वजह से 1919 के अंदर वर्सलिस नामक एरिया पे एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की जाती है। ये ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटी है, उसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब जो हारी कंट्री थी, उनके अंदर एक कंट्री आपकी टर्की भी थी, ठीक है। अब इनके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन सब की पावर को खत्म कर दिया था, जितनी भी ये हारी हुई कंट्रीज थी, उनकी मिलिट्री को कम करना, एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी मान सकते हैं। अब टर्की का जो सुल्तान था, वो ऑल ओवर मुस्लिम कम्युनिटी, जो पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका जो टर्की का सुल्तान होता है, वो उनका रिलीजियस गुरु माना जाता है, जिसको खलीफा का नाम दिया जाता था, ठीक है। वो उनका रिलीजियस गुरु था। तो अपने रिलीजियस गुरु की, या आप कह सकते टर्की के सुल्तान की पावर को डिफेंड करने के लिए 1919 के अंदर मुंबई में क्या बनती है, एक खिलाफत कमेटी बनती है, ठीक है। खिलाफत कमेटी बनती है, जो क्या करती है, जो प्रोटेस्ट करने की बात करती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब दो व्यक्ति, मोहम्मद अली और शौकत अली, दीज आर टू अली ब्रदर्स, वो क्या करते हैं, वो महात्मा गांधी से 1920 में आके मिलते हैं। वो कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट में उनका, महात्मा गांधी उनका साथ दे। नाउ महात्मा गांधी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, महात्मा गांधी उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से उनको मौका मिल गया कि वो हिंदू और मुसलमान को इकट्ठा कर सके, इसके माध्यम से उनको मौका मिल चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से वो एकदम उस बात से एग्री कर देते हैं, और उस वक्त चलता है खिलाफत एगिटेशन विद द हेल्प ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करता हूं, तो महात्मा गांधी का कहना है कि जब तक इंडियन मीन्स, जब तक इंडिया की जो व्यक्ति है ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, तब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में विद्यमान है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन पीपल एक साल साथ देना से बंद कर दे, तो विद इन 1 मंथ और 1 ईयर ब्रिटिश एम्पायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नो, नॉट टू कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेशन मीन नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर। इसके लिए उन्होंने नो कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, इसके माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मास एगिटेशन शुरू किया। ये थी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। नाउ द खिलाफत इशू वाज वन सच कोच। अब हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने का के लिए जो एक रियल तथ्य मिला, वो मिला खिलाफत इशू। In 1920, the British imposed a harsh treaty of the Turkish Sultan, that is called Khalifa. And if we think about the Sultan of Turkey, it was the religious guru of all over Muslim community. ठीक है। तो अब क्या क्या टर्की के सुल्तान के साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की गई, जहां पर उसकी पावर को खत्म कर दिया गया। तो उनकी पावर को बचाने के लिए ये खिलाफत कमेटी सामने आती है। तो पीपल वर फ्यूरियस, इट मींस एंग्री अबाउट दिस, एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से हर जगह पर जो पीपल थे वो उनके खिलाफ थे। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम, दे वर कीन दैट द खलीफा be allowed to retain control over Muslim sacred place in the erstwhile Ottoman Empire. इवन अगर हम बात करते हैं, जो इंडियन मुस्लिम थे, वो ये चाहते थे कि जो पावर उनको पहले मिली थी, मींस खलीफा के पास जो पावर पहले थी एज ए ओटोमन एम्पायर के रूप में, वो पावर उनके पास भी अभी भी होनी चाहिए। सो द लीडर ऑफ द खिलाफत एगिटेशन लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दीज आर टू अली ब्रदर्स, नाउ दे विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसीलिए उन्होंने एग्री कर दिया कि अब वो एक फुल फ्लैज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, गांधी जी ने उनकी बात को माना, एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रोम। पंजाब में क्या गलत हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड खिलाफत रोम, और जो खिलाफत मूवमेंट के लिए कि खलीफा के साथ जो गलत हुआ उनका। और अल्टीमेट एम क्या था, टू गेट स्वराज। अल्टीमेट एम था स्वराज को अचीव करना। तो इस तरीके से 1920 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है। नोट डाउन स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च की जाती है, इट वाज लॉन्च इन 1920, राइट। नाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम
थ्रू 1921 टू 1922 ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1921 और 1922 के ईयर्स में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे होती है. Thousands of the students they left the government controlled schools and colleges. Even different lawyers like Motilal Nehru, C.R. Das, Raj Gopalachari, and Asaf Ali they gave up their legal practice also. ठीक है. इवन बहुत सारे जो ब्रिटिश टाइटल्स जो कि आप कह सकते हो हमारे व्यक्तियों को दिए गए थे, दे सरेंडर ऑल दीज थिंग्स. इवन दे आल्सो बायकॉटेड द इलेक्शन आल्सो. ठीक है. जो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होने थे उनको भी बायकॉट किया गया. तो हर जगह से बायकॉट किया गया. इवन जो फॉरेन प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता था दे ऑल वर बायकॉटेड. सब कुछ बायकॉट किया गया. इवन फॉरेन जो क्लोथ थे दे वर बोन फायर्ड, उनको आग लगा दी गई. ठीक है. अगर नॉर्मली हम बात करें 1920 के अंदर जो इंपोर्ट फॉरेन क्लोथ का होता था ना, तो 1922 के अंदर 50% डाउन हो गया था. ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी. ठीक है. बट ऑल दिस वॉज मियरली द टिप ऑफ आइसबर्ग. इसका मतलब एक छोटी सी चीज थी, ये थोड़े से समय के लिए था. ठीक है. लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ द फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. मैक्सिमम जो पार्ट था हमारा वो तो रिवोल्ट कर रहा था और कुछ पार्ट बचा हुआ था, केवल खत्म होने के कगार पे था नॉर्मली अगर हम बात करते हैं. ठीक है. तो 1920 से 1922 के टाइम पीरियड में हर एक प्रकार से प्रयास किया गया कि नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर. ठीक है. अब देखते हैं कि पीपल ने इस अभियान के अंदर कैसे पार्टिसिपेट किया. पीपल्स इनिशिएटिव को देख लेते हैं. इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. हर जगह पर, क्योंकि महात्मा गांधी का जो मेथड था वो था सत्याग्रह. सत्य के लिए आग्रह करना मीन्स बाय द नॉन वायलेंट मेथड. तो मैक्सिमम जितने भी प्लेसेस थे हर जगह पर ब्रिटिश रूल का अपोज किया गया. ब्रिटिश रूल्स वर रेसिस्टेड बट इन आर नॉन वायलेंट मेथड. इन अदर्स डिफरेंट क्लास एंड ग्रुप्स interpreting Gandhiji call in their own manner. This is a very most important problem in our India. कि महात्मा गांधी ने स्वराज की डिमांड की थी. अब इनका स्वराज से मतलब था देश को इंडिपेंडेंस प्राप्त कराना, पर हर एक व्यक्ति ने इसको अलग अलग मेथड से लिया. बिजनेस क्लास ने इसको लिया कि टैक्स से मुक्ति मिलेगी. जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने इसको लिया कि उनको रिवेन्यू से मुक्ति मिलेगी. वर्कर्स ने लिया कि उनको अच्छी वेजेस मिलेगी. दलित पीपल ने लिया कि उनको अपर कास्ट और लोअर कास्ट की चीजें खत्म हो जाएंगी. मीन्स किसी ने इंडिपेंडेंट की बात नहीं की, इंडिपेंडेंस की बात नहीं की. बात क्या की, अपने खुद के मैनर से स्वराज को पेश किया. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया के अंदर. ठीक है. जो पीपल जो थे, पीपल की जो अपनी खुद की मूवमेंट थी ना, जो अपनी खुद की ग्रीवेंस थी, उसको उन्होंने लोकली इस स्वराज का मीनिंग लिखा. एग्जांपल देखते हैं. इन खेड़ा गुजरात Patidars peasant organized non-violent campaigns against high land revenue demand for the Britisher. तो उनका मतलब यहां पर क्या था कि लैंड रिवेन्यू उनका कम हो जाएगा, ये स्वराज है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड का मतलब क्या है, एंट्रेंस को ब्लॉक कर देना. भीड़ इतनी कर दो कि कोई व्यक्ति अंदर ना आए, ये कर दिया गया. इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह. अब उनका मतलब क्या था, फॉरेस्ट के अंदर उनकी एंट्री जो बैन की गई थी उसको खत्म करना. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से अपने स्वराज के मीनिंग को इंटरप्रेट किया. दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर द वेरियस वेज. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अगर हम बात करते हैं ये किया. तो उनका मतलब क्या था कि जो गांधी जी ने जो ये आह्वान किया है, इट मींस टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, फॉरेस्ट जो रेगुलेशन थे वो अबोलिश कर दिए गए. ठीक है. तो इन सब चीजों के माध्यम से उन्होंने आप कह सकते हो स्वराज की मीनिंग को क्रिएट किया. और वो सब के सब क्या कहने लगे, इसको गांधी राज. उसका नाम क्या दिया गया कि गांधी राज वॉज इस्टेब्लिश्ड. ठीक है. तो इस तरीके से आया. थोड़ा सा हम पाकिस्तान की साइड चले जाते हैं. इफ वी थिंक अबाउट द सिंध एरिया जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड द पीजेंट्स दे वर एंथुजियास्टिक. बड़े एंथुजियास्टिक थे खिलाफत कोल के प्रति. इफ वी थिंक अबाउट इन बंगाल, द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव एनोर्मियस कम्युनल यूनिटी. अब इसका बेनिफिट ये था कि इससे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा हो गए और जो ये नेशनल मूवमेंट थी उससे स्ट्रेंथ मिली. उसे क्या हुआ, स्ट्रेंथ मिली. इसका बेनिफिट ये था. If we think about in Punjab, the Akali agitation of the Sikh sought
sought to remove corrupt mahants supported by the British from the गुरुद्वारास। अब पंजाब के अंदर अकाली जो एगिटेशन था उनका क्या कहता कि गुरुद्वारा के अंदर जो ये व्यक्ति रहते हैं ना, ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ मूवमेंट है। ठीक है, so this movement got closely identified with the non-cooperation movement. If we think about आसाम, अगर हम आसाम की बात करते हैं, yes, it's a very most important thing। आसाम के अंदर, आसाम के अंदर क्या था, आसाम के अंदर था प्लांटेशन सिस्टम, और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट अलाउड टू मूव टू लीव द प्लांटेशन एरिया। वहां पर व्यक्ति अपने प्लांटेशन एरिया को छोड़कर अपने घर पर नहीं जा सकते थे, ये वहां पर ये चीज लगाई गई थी। अब जब उन्होंने सुना कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया है, इसका मतलब है कि गांव में उनको क्या मिलेगी, जमीनें मिलेगी, और वहां पर वो एग्रीकल्चर करेंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्लांटेशन एरिया को छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़े। जबकि ये मूवमेंट काफी लंबी नहीं चली, जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो पुलिस ने पीटकर वापस उनको प्लांटेशन एरिया में छोड़ दिया। तो इस तरीके से देखिए कि अलग अलग जो पीपल जो थे उन्होंने किस प्रकार से स्वराज को इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने स्वराज का रियल मीनिंग क्या दिया, वी मस्ट गेट इंडिपेंडेंस, और किसी ने इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, केवल अपनी लोकल जो दुख थे ना उसको पेश करने की बात की। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी सब जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। I think everything is clear to all of you, so I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.